नमस्कार। बिहार की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज कुमार। इस खास पेशकश में हम चर्चा करेंगे कि भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव को देखते हुए बिहार सरकार ने बिहार में हाई अलर्ट जारी क्यों कर दिया। दरअसल हम आपको बता दें कि सीमावर्ती जिले को लेकर के मुख्यमंत्री काफी सजग हैं और चिंतित भी हैं, और इसलिए उन्होंने अपने क्लोज, चाहे वो मुख्य सचिव हो, चाहे वो डीजीपी हो, जिन पर प्रशासनिक जिम्मेदारी होती है, अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी दीपक कुमार, इन सब के साथ उन्होंने एक चर्चा की। और खबर यह है कि शनिवार को वो सीमांचल में मौजूद होंगे और वहां समीक्षा करेंगे, अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग करेंगे। आपको बता दें कि बिहार से सटे जो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर है, क्योंकि बिहार नेपाल के साथ तकरीबन 729 किलोमीटर बॉर्डर शेयर करता है, तो आप समझ सकते हैं बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करता है। ऐसे में सवाल उठता है कि आईएसआई के एजेंट अंडर कवर बिहार में भी किसी तरह की गतिविधियों को अंजाम दे सकते हैं, और इस तरह की गतिविधियों को रोकने के लिए सरकार पूरे तरीके से अलर्ट है। कान तब खड़े हो गए जब एसएसबी ने एक चीनी नागरिक को पकड़ लिया। वो अपने आप को हिमाचल का बता रहा था, लेकिन उसकी जो जुबान थी वो निश्चित तौर पर हिमाचली थी नहीं। वो पकड़ा गया, तो इसलिए अब सभी लोग चौकन्ने दिखाई पड़ रहे हैं। पर इस सब के बीच राजनीतिक बयानबाजी भी जारी है। पप्पू यादव कहते हैं पौक लेने का बेस्ट अवसर है, और पप्पू यादव अभी सरकार को कटघरे में खड़ा नहीं कर रहे। ये एक अच्छी बात है कि मैच्योर्ड लोकतंत्र में अगर आप ऐसे मौके पर सरकार के साथ हैं तो ये बताता है कि एज ए नेशन हम कितने मजबूत हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो शांति की बात कर रहे हैं, जिन्होंने अपने पूरे पॉलिटिकल लाइफ में अशांति फैलाया हो, वो अभी फिलहाल शांति की बात कर रहे हैं। मैं बात सीपीआई-एमएल के नेता सुदामा प्रसाद की कर रहा हूं। सवाल ये उठता है कि इस तरीके से, जिस तरीके से मुख्यमंत्री को सीमावर्ती इलाकों में जाना पड़ रहा है, वहां पर हाई लेवल मीटिंग उनको करनी है, आखिरकार ऐसा क्यों करना पड़ रहा है। याद करिए रियाज भटकल कितना बड़ा आतंकवादी था, और 2006 से अब तक तकरीबन 1 दर्जन बड़े आतंकवादी इन्हीं इलाकों से पकड़े गए। इसलिए बिहार सरकार को चौकन्ना रहना, हाई अलर्ट पर रहना बहुत जरूरी माना जा रहा है। हम करेंगे इस पर विशेष चर्चा, क्योंकि हमारे साथ उस बॉर्डर इलाके से भी संवाददाता जुड़े हैं, और साथ ही साथ हम आपको बता दें कि हमारे संवाददाता पटना से भी हमारे साथ जुड़े हैं। लव कुमार जो कि रक्सौल से मौजूद हैं। लव कुमार, आप बताएं हमें कि रक्सौल में कैसा माहौल है। बता दूं कि रक्सौल अभी बॉर्डर पर हम मौजूद हूं, और यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था को कड़ी कर दी गई है। यहाँ पर 3 लेयर में सुरक्षा को जांच किया जा रहा है। पहले लेयर में एसएसबी के जवान जांच कर रहे हैं, दूसरे में कस्टम के अधिकारी जांच, और जिला पुलिस के जवान भी जांच कर रहे हैं। अब नेपाल से आने वाले सभी लोगों की पहचान पत्र की भी जांच की जा रही है, और पहचान पत्र के फोटो से संबंधित व्यक्तियों की मिलाप किया जा रहा है। कोई घुसपैठिए अवैध रूप से भारत में प्रवेश नहीं कर सके। 2 दिन पूर्व चीनी नागरिक की रक्सौल बॉर्डर से गिरफ्तारी के बाद बॉर्डर पर और अलर्ट बढ़ा दिया गया है। रक्सौल बॉर्डर पर एसएसबी के स्ट्रेंथ को और बढ़ाया गया है। जो एसएसबी जवान ड्यूटी पर चले गए थे, उनकी छुट्टियां रद्द कर दी गई है, और उनको फिर से वापस ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए बोला गया है। बॉर्डर पर पेट्रोलिंग की भी संख्या बढ़ाई गई है। डॉग स्क्वाड की टीम और स्कैनर बैगर को भी लगाया गया है, जो पूरी मुस्तैदी से जांच कर रहे हैं। इधर नेपाल के विदेश मंत्रालय ने भी एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करके आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को समर्थन किया है, और भारत के बेटी रोटी के संबंध को है उसकी प्रतिबद्धता को भी दोहराया है। जी चलिए, तो कहा यह जा रहा है कि शुक्रवार की शाम 4 बजे मुख्य सचिव अमृतलाल मीना की अध्यक्षता में हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई है सुजीत कुमार, और इस बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए डीजीपी, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, एसपी, रेल एसपी सभी लोग मौजूद रहेंगे। आप पटना से हैं, दरअसल आप बता सकते हैं कि पुलिस और वहाँ की विधि व्यवस्था
को सुचारू रूप से चलाने के लिए, क्योंकि हाई अलर्ट उन 7 जिलों में रखा गया है जो कि नेपाल से सटे बिहार के 7 जिले हैं। और हमें अगर प्रीवियस रिकॉर्ड को हम खंगालें तो हम पाएंगे कि इन रास्तों से भी आतंकी आते रहे हैं, आते जाते रहे हैं, और कई आतंकी 2006 से 12 के बीच में यहां पकड़े भी गए। तो सवाल यह है, जो बिहार और नेपाल के से आने के 11 ट्रांजिट पॉइंट हैं जिसकी चर्चा हम करेंगे, तो क्या इसको लेकर के बिहार पुलिस किस तरीके से विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए, उस पर ध्यान रखने के लिए क्या कुछ कर रही है, जरा इसके बारे में बताएं। देखिए पंकज जी, मैं यहाँ पे 2-3 दिन पहले की भी एक अपडेट देना चाहूंगा, फिर से बताना चाहूंगा। जब ऑपरेशन सिंदूर की बात आई और ऑपरेशन सिंदूर से लेकर के जो जिस तरीके की तनातनी बनी दोनों देशों के बीच में, उसके बाद से बिहार सरकार बहुत ही अलर्ट मोड में आई। एक 2-3 दिन पहले एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के ऑफिस से एक नोटिफिकेशन भी जारी किया गया था, जिसमें बिहार में पटना राजधानी जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ महावीर मंदिर, इसके अलावा महाबोधि मंदिर, गया एयरपोर्ट, पूर्णिया रिफाइनरी वगैरह वगैरह, ऐसी कई सारी जगहों के बारे में बजाबते नाम के साथ सूची जारी की गई थी और उसमें कहा गया था कि यहाँ पे विशेष फोकस करने की जरूरत है। देखिए पंकज जी, ये आपको भी पता है और हमारे दर्शकों को भी पता है कि बिहार की तकरीबन 700 से ज्यादा किलोमीटर की लंबाई नेपाल से जुड़ती है और नेपाल में ऐसे बहुत सारे जगह हैं जहां पर इजी आप एक दूसरे के देशों के बीच में आ सकते हैं और जा सकते हैं, वहां कोई रोक टोक किसी प्रकार की नहीं है। तो इसको लेकर के बिहार सरकार की पैनी नजर कर सकते हैं। और जैसे कि आपने कहा, हालांकि आपने पहले ही बता दिया, अपडेट कर दिया दर्शकों को, ये बात बिल्कुल सही है। सीएम नीतीश कुमार पूर्णिया जाए हैं और पूर्णिया प्रमंडल के उन विशेष जिलों पर उनकी विशेष नजर है। मैं आपको एक चीज और याद दिलाना चाहूंगा। अभी परसों जब ब्लैकआउट किया गया था तो राजधानी के साथ पूर्णिया प्रमंडल के चारों जिलों को रखा गया था, चुना गया था। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पूर्णिया को लेकर के सरकार कितनी एक्टिव मोड में है। कुछ न कुछ विशेष नजर सरकार की जरूर है। आपने रियाज भट्टल का नाम लिया, एक नाम और मैं यहाँ पे आपको याद होगा पंकज जी, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, फजलुर रहमान, वो भी एक अंडरवर्ल्ड का माफिया है, वो भी दरभंगा से ही ताल्लुक रखता है और उसका भी आने जाने का जो भी वो जरिया था वो नेपाल होके ही था। तो ये सारी चीजें हैं जिनको कड़ी दर कड़ी जोड़ करके सब कुछ देखा जा रहा है। निश्चित रूप से अभी जो मुख्य सचिव जो हैं जिस तरीके से तैयारी कर रहे हैं या बिहार सरकार जिस तरीके से तैयारी कर रही है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे किसी भी कीमत पर, उसको लेकर के वो कोई भी चूक नहीं करना चाहती है। यहाँ तक कि जब ये राजधानी में जिस तरीके से ब्लैकआउट की तैयारी की गई थी, पूर्णिया प्रमंडल के सभी जिलों में उसी तरह की ब्लैकआउट की तैयारी की गई थी। हाई अलर्ट मोड में सारा प्रशासन है अभी भी, और गुंजाइश केवल इसी बात की रखी जा रही है कि एकदम जो भी चीजें हों वो एक्यूरेसी के साथ हो। जी पंकज जी, एक्यूरेसी के साथ हो। और चूंकि ये कहा जा रहा है कि इन दिनों ट्रेनों में जांच बढ़ी है, 8 घंटे की जगह 12 घंटे की ड्यूटी हो गई है, ये सारी बात है क्योंकि ये ऐसे लोकेशंस हैं और इन लोकेशंस पे अभी सिक्योरिटी एजेंसी को बहुत एक्टिव रहने की ज़रूरत है, और ख़ास तौर पर उन राज्यों के लिए जिनके बॉर्डर्स दूसरे देश से सटे हुए हैं। अगर बिहार की बात करें तो नेपाल से 1751 किलोमीटर इसका बॉर्डर भारत से नेपाल का लगता है, और जिसमें 729 किलोमीटर सीमा नेपाल से लगता है। और इसीलिए बिहार के रक्सौल और यूपी का सोनौली बॉर्डर हमेशा संवेदनशील माना गया। जहां तक सवाल उठता है कि 12 आतंकी 2006 से अभी तक पकड़े गए हैं, तो मैं लव कुमार आपसे पूछना चाहूंगा कि अभी जो लोग आ जा रहे हैं उनकी क्या सघन चेकिंग हो रही है? क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो कि आते जाते हैं, रिश्ते भी होते हैं, नेपाल से सटे हुए गांव और बिहार के गांव में रिश्तेदारी भी होती हैं। तो किस तरीके से एसएसबी उनकी पहचान कर रही है, क्या क्या मांग रही है?
जी बता दूं कि रक्सौल बॉर्डर पे अभी अलर्ट है। अलर्ट की वजह से नेपाल से आने वाले जो भी लोग हैं, वाहन हो या पैदल हो, सबकी जांच की जा रही है। इसके लिए प्रॉपर एसएससी के जवान जो हैं उनकी बकायदा पहचान पत्र की मांग कर रहे हैं, पहचान पत्र की जांच कर रहे हैं कि वो कहाँ के नागरिक हैं। दूसरे वो उनके वाहन को भी जांच कर रहे हैं कि वाहन की क्या स्थिति है। उसके अलावा उनके सामान जो है, सामान की जांच के लिए प्रॉपर रूप से यहाँ पर स्कैनर बैगल को भी लगाया गया है। जो सामानों के जो एयरपोर्ट पे जो व्यवस्था होती है, वो व्यवस्था यहाँ रक्सौल बॉर्डर पे किया गया है एसएसबी के द्वारा। जो सारे बैगों की भी जांच की जा रही है कि बैग में कुछ गलत गतिविधि करके अंदर कुछ सामान लेके नहीं जाए, क्योंकि पूरी व्यवस्था है। जी चलिए, पूरी व्यवस्था है। अब हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं, डॉक्टर भूषण दीवान। जी हाँ, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, कमांडर हैं। मैं इनके पास जाना चाहूँगा। आपका बहुत स्वागत है डॉक्टर भूषण दीवान साहब। बिहार में नेपाल सीमा से पकड़े गए आतंकियों की संख्या बहुत है, और ये छोटे आतंकी नहीं थे, बहुत बड़े आतंकी थे जिनके नाम का टेरर पूरी दुनिया में रहा है। आपको याद होगा आईएम के यासीन भटकल और अब्दुल अस्कर की पूर्वी चंपारण से लगी नेपाल सीमा से गिरफ्तारी हुई थी। अगर हम 2012 की बात करें तो आईएम चीफ रियाज भटकल और इकबाल भटकल से जुड़ा हुआ एक व्यक्ति फसीह की गिरफ्तारी हुई थी। दरभंगा से नदीम और नक्की गिरफ्तार हुआ था, जिसका काम था विस्फोट करना। और दिल्ली पुलिस ने अफजल और गुल अहमद जमाली को पकड़ा था। मैं आपसे यह समझना चाह रहा हूं दीवान साहब कि अभी जिस तरह का माहौल है, और हम नेपाल के साथ 729 किलोमीटर बॉर्डर शेयर करते हैं, और अक्सर हमने देखा है कि आईएसआई अपने टेरर एक्टिविटीज को अंजाम देने के लिए ये नेपाल का बॉर्डर, जो कि बिहार और यूपी से मिलता जुलता है, उसका इस्तेमाल किया है। तो बिहार के 7 जिलों में हाई अलर्ट को आप किस तरीके से देखते हैं, खास तौर पर तब जब कई सारे आतंकी पहले भी यहां से पकड़े गए? पंकज जी, आपका बहुत अच्छा सवाल है। इस सवाल को उठाने में आपने 1 मिनट भी लेट नहीं आ पाए, और ना आप 1 मिनट जल्दी आए हैं। मतलब भारत के लिए मैं 2023 में नेपाल में सुपौली बॉर्डर से गया था, तो वहां तो फ्री वॉक इन है, वॉक इन वॉक आउट। जनकपुर में वहां गया, वहां मैंने देखा, और वो मतलब बिहार से और वैशाली से लोग आम आते जाते रहते हैं। वो कहते हैं घूमने आ गए शाम को, यहाँ पे मैं मिला किसी को। तो मतलब ये है, ये हमारा वीक स्पॉट है। इस वीक स्पॉट को रोकने के लिए जितनी बहुत हमें मेहनत करनी पड़ेगी, और बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। अभी हर कोई जानता है, जहां बड़ी दीवार होती, कितना बड़ा भी दीवार हो, जहां दीवार में छेद है कोई घुसता रहता है, जहां पे पहाड़ में छेद है तो गाय घुस जाती हैं। तो ये बहुत जरूरी पॉइंट है। और देखिए, 1971 की लड़ाई में लड़ा हूं मैं। उन दिनों में एनडीए खत्म करके आया था, कैडेट था, और नौसेना में मैं गया, ऑफिसर बना। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि ये इस टाइप का माहौल, कि टोटल वॉर, मैंने 62 में भी देखा। उस टाइम तो मैं सैनिक स्कूल रीवा में था, मध्य प्रदेश में। फिर 65 में मैंने देखा अयूब खान ने अटैक किया। अभी क्या है, आज का मॉडर्न वॉर जो है, इतना बड़ा हमारा देश है, हर आदमी मॉक ड्रिल करे, अलर्ट हो जाए। हम भारतीयों में क्षमा करें, मैं भी भारतीय हूं, आप भी भारतीय हैं, हम भारतीयों में दूरगामी चीज और एक प्रिकॉशन लेना, कि पहले से सतर्क रहना, ये मादा हमारे में बहुत कम है। हाँ, सिर पे पड़ती है सब इकट्ठे हो जाते हैं। 1962 की लड़ाई भी हो गई, हम सारे शेर बन गए। चीन को भगाने के टाइम कगार पे थे, पर खुद चीन को वापस खत्म हो गया युद्ध। सवाल ये है, ये डिसिप्लिन कि अनुशासन रखो, आंखें खुली रखो, मॉक ड्रिल करो, ये हर जगह काम आएगा। कहीं आग लग जाए, जलजला आ जाए, और नहीं तो हम इजराइल का उदाहरण देते रहते हैं। इजराइल में हर नागरिक एक किस्म से आधा फौजी है। तो भारत में अगर ये नहीं होगा, तो इतना बड़ा दुश्मन चीन, पाकिस्तान तो ठीक है, इनको देख लेंगे, आसानी से देखा जाएगा,
और वो हम तो उनसे कई गुना बड़े हैं। तो ये हमारे के अंदर हमारा भारतीयों का मादा बनना चाहिए। रोटी कपड़ा मकान, ठीक है, रोटी कपड़ा मकान सुरक्षा। और सुरक्षा जो है, इतनी करोड़ों की आबादी नहीं है हमारी फौजों की या पुलिस की, आपने खुद देखना है। तो जो काम हो रहा है, और सबसे बड़ी बात पंकज जी, सबसे बड़ी बात, मैं भारत रक्षा मंच का कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। इसीलिए चलते नेपाल रक्षा मंच खोलने में नेपाल गया था। कोइराला जी प्राइम मिनिस्टर थे, उनके लोगों को रिश्तेदारों मिला, आपा एक्स प्राइम मिनिस्टर उनको मिला। सवाल ये है, हमारे देश के अंदर 4 से 5 करोड़ घुसपैठी घुसे हुए हैं। जो बांग्लादेश को हमने आजाद कराया 71 में, वो घुसपैठी आते हैं, वो स्लीपर सेल हैं, बहुत डेंजरस है वो, और ये इस्लामिक ब्रदरहुड में मिल जाते हैं। और ये नुकसान जितना पहुंचाएंगे, हम इस नुकसान, इस खतरे को कम ना आंकें। स्वर्गीय बिपिन रावत क्या कहते थे, हमारा पाकिस्तान इंडिया भारत के सामने 2.5 फ्रंट है। 2.5 फ्रंट माने पाकिस्तान, चीन और अंदर का आधा। मैं उसको आधा नहीं मानता हूं, मैं तो पूरा मानता हूं। आपको तीसरा फ्रंट और खुला हुआ है, बांग्लादेश। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं, और ये तो आर्मी सेंट्रिक थिंकिंग है। नेवी का तो 7,000 किलोमीटर का तो बॉर्डर है, और सी कोस्ट है, और इतनी बड़ी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। आगे आने वाली लड़ाइयां सारी समुद्र की तरफ से होंगी। चीन जब इंडियन ओशन में पहुंचेगा, क्यों, उनका तेल वहां से जाता है सारा। तो मैं कहना ये चाहता हूं, ये हर नागरिक को कमर कसनी पड़ेगी हमारा, कि जो वॉर जो है, बिल्कुल, युद्ध जो बिल्कुल। है, हर एक से अनुशासन मांगता है। नहीं, हो सकता है मेरा भाई चोरी कर रहा है, मेरा भाई कर रहा है, 1,000 रुपए लेके आधार कार्ड दे देता है, इलेक्शन कार्ड देता है, तभी घुसपैठे बड़े पड़े हैं कि नहीं? नहीं, तो ये मैं कहना चाहता आप हूं, ये बिल्कुल बहुत जरूरी ठीक चीज कह रहे हैं। और इसीलिए कहा यह जाता है कि ये बड़ा महफूज रास्ता माना जाता है, और महफूज रास्ता माना जाता है इसलिए हमने ये देखा कि इंडियन मुजाहिदीन के खूंखार आतंकी, हमारे साथ डॉक्टर संजय भी जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। डॉक्टर संजय, आपका बहुत स्वागत है। नीतीश कुमार कल सीमावर्ती इलाकों में जा रहे हैं, हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं, और दरअसल हाई लेवल मीटिंग की वजह भी है। आप 2006 से 2024 तक के रिकॉर्ड को अगर आप देखें, 2006 से खासतौर पर 2013 तक, तो आप पाएंगे कि दर्जन भर बड़े आतंकवादी इन्हीं इलाकों से पकड़े गए। आपको याद होगा, ट्रेन ब्लास्ट का एक आरोपी मुंबई एटीएस ने मधुबनी से पकड़ा था, लोकल ट्रेन ब्लास्ट, और वो 2006 में पकड़ा था। मोहम्मद कमाल पकड़ा गया था, गिरफ्तार हुआ था। मधुबनी से दिल्ली ब्लास्ट में शामिल आरोपित मदनी को गिरफ्तार किया गया था। मैं डॉक्टर संजय आपको बताऊं, कर्नाटक पुलिस ने बेंगलुरु के स्टेडियम में विस्फोट में संदिग्ध आतंकी मोहम्मद कफील को पकड़ा था, और 2012 में एटीएस ने शिवधारा से साइकिल मिस्त्री आईएम के मेंटर कफील अहमद को पकड़ा था। लहरिया सराय से यासीन के सहयोगी मोहम्मद दानिश को आतंकी हमले के आरोप में पकड़ा गया था। यासीन भटकल, ये सारे ऐसे नाम हैं जो एक बात तो बताता है कि किस तरीके से नेपाल से सटे इलाके में टेरर एक्टिविटीज को बढ़ावा देने का पहले से भी प्रयास होता रहा है। चूंकि अभी स्थिति जिस तरह की बनी हुई है, और बॉर्डर पे, खास करके बॉर्डरिंग जिले पे, ऐसा जिला जो नेपाल से सटा हुआ है, और हमने अपने दर्शकों को बताया ये इलाका 729 किलोमीटर का, जो बिहार से सटा हुआ है, और टोटल इंडिया से 1700 कुछ किलोमीटर नेपाल से बॉर्डरिंग इलाका है। तो बिहार और उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां के लोगों की जिम्मेदारी, सिक्योरिटी एजेंसी की जिम्मेदारी, एसएसबी की जिम्मेदारी, तमाम लोगों की बहुत बढ़ जाती है। मैं आपसे सीधा सवाल पूछना चाह रहा हूं कि इन 7 जिलों में हाई अलर्ट को आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्या हाई अलर्ट, और इसके लिए पुलिस और साथ ही साथ डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी, वहां के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों के साथ नीतीश कुमार कल मीटिंग करने पहुंच रहे हैं? देखिए, स्वाभाविक है कि बिहार की जो सीमा है, जिस तरह से नेपाल से, बांग्लादेश से मिलती है, तो स्वाभाविक है कि वहां से इन्फिल्ट्रेशन की गुंजाइश बनती है। और कई जगह तो ऐसे हैं जहां पर कोई ऐसा
बारबेड वायर या कोई ऐसा फेंसिंग भी नहीं है। बस इस जमीन से उस जमीन में वो चले गए, वो नेपाल में प्रवेश कर गए, या नेपाल से इधर आ गए तो वो बिहार में आ गए। स्वाभाविक है कि वहां से इसकी गुंजाइश खूब बन सकती है। और सबको पता है कि नेपाल एक सेफ जोन हो सकता है, खास करके पाकिस्तानियों को, कि वो उसके माध्यम से वो अपने जो आतंकी गतिविधियों को अंजाम देते हैं उन लोगों को वो भेज सके। दूसरी चीज जो अभी कहा जा रहा था, बिल्कुल दरभंगा और कुछ जो सीमांचल के इलाके हैं वहां तो माना जाता है कि आज भी स्लीपर सेल बैठे हुए हैं, पड़े हुए हैं। जैसे ही उनको खबर मिलती है वो एक्टिवेट हो जाते हैं और फिर वो अंजाम देना शुरू कर देते हैं। तो बाहरी सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा दोनों के सवाल हैं, और इसीलिए नीतीश कुमार जी उन 7 जिलों को खास करके जो सीमाओं से तो लगते ही हैं, जहां पर स्लीपर सेल मिले हैं पहले, जहां पर इनके मौजूदगी की गुंजाइश बनती है, उनको एक तरह से अलर्ट कर दिया गया है कि आप तैयार हो जाइए, आप अलर्ट हो जाइए। और नहीं तो हो सकता है कि बिहार को भी ये टारगेट करे और यहाँ से भी वो घुस करके थोड़ा तबाही मचा दे। क्योंकि ये जो आतंकी हैं, और खास करके जो हमारा मुल्क है, पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, इसके ऊपर कुछ भी भरोसा नहीं किया जा सकता कि कब कौन से घटनाक्रम को अंजाम दे देंगे। और इसको एक बड़ा सेफ, जिसको कहते हैं ना कि रास्ता माना जाता है। और कई बार जब पकड़े गए आतंकी तो उनसे पूछा गया कि भाई आप प्रवेश कैसे किए, तो उन्होंने जो रास्ता बताया कि कैसे पाकिस्तान के रास्ते हम बिहार से होते हुए और फिर हम बाकी दूसरी जगहों पर गए। तो बिहार तो एक कॉरिडोर के रूप में ये लोग इस्तेमाल करते हैं। तो इसी वजह से थोड़ा वहां पर जो जांच पड़ताल है वो तेज कर दी गई है। आइडेंटिफिकेशन को देख रहे हैं कि किस तरह से और भी सक्रिय तरीके से आइडेंटिफाई करने की कोशिश की जा रही है कि क्या वास्तव में हमारे ये सिटीजन हैं, या इस घुसपैठिए के तौर पर ये भारतीय बनकर के घुसने की बिहार में कोशिश कर रहे हैं और यहीं से कोई घटनाक्रम को अंजाम दें। तो जब स्थिति बिल्कुल युद्ध की स्थिति देश में है, भारत और पाकिस्तान अब एकदम वार में चला गया है, वैसी स्थिति में बिहार में भी तबाही से कोई इनकार नहीं कर सकता। और इसीलिए सीमावर्ती इलाके को सील किया गया है, पहचान की जा रही है और निगरानी रखी जा रही है कि वो जो स्लीपर सेल है वो कहीं एक्टिवेट ना हो जाए, कहीं इस रास्ते से वो बड़ी संख्या में आतंकवादियों को भेज करके और कोई ऐसी घटना को अंजाम न दे दे जिसकी वजह से जहां पर हमारा ध्यान भी नहीं है, ध्यान कहीं और है, और घटनाक्रम को अंजाम देने के लिए वो बिहार के उस सीमावर्ती जिले का इस्तेमाल न हो जाए। शायद इन्हीं सब कारणों को लेकर के नीतीश कुमार कल वहां जा रहे हैं। वहां के स्थानीय जो पुलिस सुपरिटेंडेंट हैं या जो बीएसएफ के लोग हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के लोग हैं, उनके साथ एक वार्ता करेंगे कि जरा इस पर आप निगरानी रखिए कि कहीं इस रास्ते का इस्तेमाल आतंकी घटनाओं को अंजाम देने के लिए हमारे दुश्मन देश न करें। चलिए, लेकिन एक बात जो बहुत चर्चा में रहती है कि फर्जी तरीके से आधार कार्ड बना लिया जाता है। लव कुमार, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ट्रैवल एजेंट वहाँ पर कितने सक्रिय रहते हैं, और ये जो फर्जी तरीके से ट्रैवल एजेंट आधार कार्ड बनवा देते हैं, मुझे लगता है फर्जी आधार कार्ड को भी पहचानने का तरीका तो एसएसबी के पास होगा या कोई तरीका होगा, क्योंकि ऐसे समय में फर्जी आधार कार्ड के साथ लोग पकड़े जाएं। और खास तौर पर आप ये देखिए कि 2 गाइड 4 चाइनीज को बिना वैलिड वीजा के मोतिहारी लेके चली आती है और वो पकड़ा जाता है। तो सवाल ये उठता है कि अगर इस तरीके के वारदात हो रहे हैं तो क्या आपको वहां पर दिखाई पड़ रहा है इन दिनों की सिक्योरिटी एजेंसीज बहुत चौकन्नी है? बहुत अच्छा काम किया है, बेहतर काम किया है। एसएसबी का ही देन है कि वो 4 लोग चाइनीज पकड़े गए थे, एसएसबी की वजह से पकड़े गए थे। और एसएसबी की बहुत सारी विंग है जो यह काम करती है। एसएसबी की सिविल डिफेंस है, डीआईटी है, और बहुत सारी एसएसबी की एजेंसी है जो यह काम करती है।
और जांच करती है, और इससे खुफिया एजेंसी है, खुफिया तंत्र भी है जो ये सारे चीजों पे नजर रखती है और सारी चीजों को जांच करती है। जी सारी चीजों की जांच करती है, वो बात ठीक है। जो बहुत सारे इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं सुजीत, जिसकी चर्चा आपने की और जिसकी सुरक्षा को लेकर के बहुत ज़्यादा सख्त निगरानी की हिदायत दी गई है। और ये लोकेशंस हैं पटना गया दरभंगा एयरपोर्ट, बरौनी रिफाइनरी, इंडियन ऑयल टर्मिनल, पटना सिपारा, एनटीपीसी बाढ़, रेलवे स्टेशन, महावीर मंदिर, गुरु गोविंद साहब गुरुद्वारा, महाबोधि मंदिर समेत दूसरे धार्मिक स्थल, होटल मॉल रेस्तरां, बस और ऑटो स्टैंड। आपको क्या फर्क नजर आया पटना के भी इन जगहों की अगर आप बात करें तो आप क्या देख पा रहे हैं कि किस तरीके से सिक्योरिटी बढ़ी हुई मिली है? और इन दिनों जिस तरीके का माहौल बना हुआ है, हम कह सकते हैं कि वी आर इन अ स्टेट ऑफ वॉर। जिस तरीके से कल रात लड़ाई हुई है, तो लोगों का रिएक्शन क्या है, लोग कैसे देख रहे हैं इसको? और खास तौर पर सुरक्षा एजेंसी लोगों के बीच में हम अलर्टनेस की बात करें तो वो आपको कैसा दिखाई पड़ता है? देखो पंकज जी, मैं एक चीज और यहाँ पे अपडेट कर देना चाहूंगा। आज एयरपोर्ट अथॉरिटी से मेरी बात हुई है। आज 6 फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया गया है। पटना से जो 6 फ्लाइट्स है, मैंने खबर भी उसको देख की थी। और सीआईएसएफ के जिम्मे, चूंकि पटना एयरपोर्ट की सिक्योरिटी है, तो सीआईएसएफ के जितने भी जवान हैं सबकी छुट्टियों को कैंसिल कर दिया गया है, हाई अलर्ट मोड में रखा गया है। देखिए पंकज जी, इसमें कहीं कोई शक नहीं है कि लोगों की जुबान पे ये चर्चा है। हम युद्ध में लगभग लगभग युद्ध की स्थिति में हैं। ये बात नहीं कह सकते कि हम लोग युद्ध में हैं, लेकिन तनातनी है। और गवर्नमेंट का स्पष्ट रूप से ये कहना है, जितने भी ऑफिशियल से या जितने भी सीनियर ऑफिसर से हमारी बात हो रही है, वो सारी बातें बता रहे हैं, लेकिन बीच में एक शब्द जरूर जोड़ रहे हैं कि पैनिक नहीं होना है, धैर्य रखना है, और जो भी गाइडलाइंस गवर्नमेंट जो तय कर रही है उसी को फुलफिल करना है। अब आपने पूछा कि सिक्योरिटी की, जी हाँ बिल्कुल, सिक्योरिटी देखने को फिलहाल मिल रही है, मुस्तैदी मिल रही है। यहाँ मैं एक चीज और आपको अपडेट करना चाहूंगा कि पुलिस को स्पष्ट रूप से यह भी कहा गया है कि जो भी लोग होटल वगैरह में आते हैं या किसी धर्मशाला में रुकते हैं, मुसाफिर खाना में रुकते हैं, विशेष रूप से जो सीमावर्ती इलाके हैं, उनके रजिस्टर की भी जांच की जाए। और अगर उनके पास से कोई उनका आधार कार्ड या कोई उनकी पहचान पत्र मिलती है तो उसको फौरन उसकी जांच भी की जाए। कहने का मतलब है स्क्रीनिंग करने की पूरी तैयारी है। राजधानी में मैं कल शाम को मैं कई जगह पे मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, पुलिस जो है अलर्ट मोड में है। और अलर्ट मोड में रहने के कारण ही अभी तक ये कह सकते हैं कि, या फिर ये भी कह सकते हैं, कानून लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होने और ऊपर वाले की दया से अभी तक कोई बहुत बड़ी क्षति की या कोई बहुत बड़ी अनवांटेड घटना अभी तक सामने नहीं आई है। लेकिन हाँ, ये बिल्कुल सही है, अलर्ट मोड में रहना होगा, हर किसी को रहना होगा। और जिस तरीके से अभी स्टेप उठाए जा रहे हैं, जो कल सीएम ने बैठक की, डिप्टी सीएम थे, डीजीपी थे, सारे आला अधिकारी थे, तो ये दिखा रहा है कि गवर्नमेंट जो है वो इस अलर्टनेस को लेकर के कितना गंभीर है और किस तरीके से स्टेप बाय ठीक है। स्टेप अपने कदम को उठा रही है। ये जो 4 चीनी नागरिक पकड़े गए हैं, उनके बारे में कुछ डिटेल्स मिल पाया है? ये 4 चीनी नागरिक हैं, ये तो कंफर्म हो गया है, लेकिन किस मंशा से बिना वैलिड वीजा के ये बिहार के रास्ते भारत में घुस आए, इसके बारे में कोई जानकारी है सुजीत आपके पास? चाहूंगा, ये चीन के हुनान प्रांत के अभी तक बताए जा रहे हैं, ये चीन के हुनान प्रांत के बताए जा रहे हैं, हुनान स्टेट के हैं ये। और दरअसल खुफिया अधिकारी, जो जांच अधिकारी हैं, उनको शक तब हुआ जो इन 4 लोगों में एक महिला है जो कि न केवल चाइनीज बोलती है बल्कि उर्दू भी बोलती है और हिंदी भी बोलती है और नेपाली भी बोलती है, और वो अपनी बयान को बार बार बदल रही थी। तो उसके बयानों में एक रूपता नहीं होने के बाद से जो हमारी जांच एजेंसियां हैं उनके कान खड़े हुए। और उसके बाद से ये भी सूचना आ रही है कि उसके मोबाइल फोन में कुछ ऐसी चीजें हैं जो ये बता रही हैं कि वो शायद पाकिस्तान में किसी हैंडलर से संपर्क में थी। बेहतर क्या होगा ये तो जांच एजेंसी ही बताएगी, लेकिन जो सूचना हमारे पास है, और लेटेस्ट सूचना यही है पंकज जी कि खुफिया एजेंसी गुप्त जगह पर पूछताछ कर रही है और
विशेष रूप से कुछ नहीं बताया जा रहा। हो सकता है सिक्योरिटी का रीजन हो, इसको इसीलिए नहीं बताया जा रहा हो, लेकिन खुफिया एजेंसियों के कान खड़े हैं और वो इन चीजों पे बारीकी से नजर रखी हुई है। चलिए, इन चीजों पर बारीकी से नजर रखे हुए बिल्कुल। तो लव, आपने पूरी जानकारी दी, आपका मैं शुक्रिया कहना चाहूँगा, क्योंकि आपने वहाँ की जो स्थिति है उसके बारे में बड़ा ही गंभीरता से बताया। डॉक्टर संजय, मैं आपके पास आना चाहूँगा। जहाँ तक सवाल है ये पास्ट रिकॉर्ड का, और पास्ट रिकॉर्ड की अगर हम बात करें तो खास तौर पर 12 आतंकवादियों के पकड़े जाने का, और वो भी बॉर्डरिंग स्टेट, खास तौर पर बिहार के इन 7 जिलों से इन खूंखार आतंकवादियों का पकड़ा जाना, एक बात तो कहता है कि किस तरीके से वहाँ स्लीपर सेल डेवलप करने की कोशिश चल रही थी। और शायद यही वजह है कि पुलिस को अभी लगा होगा कि ये जो कुछ जिले हैं वहाँ पर अगर प्रॉपर निगरानी रखी जाए तो शायद किसी भी तरह की टेरर एक्टिविटीज़ को अंजाम नहीं दिया जा सकता है। क्योंकि कल गृह मंत्री, चाहे एसएसबी चीफ हों, चाहे बीएसएफ के डीजी हों, सबसे उन्होंने मुलाकात की। और आपने सुना होगा कि अब एयरपोर्ट को लेकर के भी सख्त हिदायत दिया गया है कि एयरपोर्ट भी आप 3 घंटे पहले पहुंचे, और जिस तरीके की जांच होगी वो 2 लेयर की जांच होगी। आपके पास जो हैंडबैग होता है उसको भी 2 बार जांचा जा सकता है। तो मैं यही आपसे सवाल कर रहा हूं कि इन 7 जिलों को आप कितना सेंसिटिव मानते हैं? 7 जिले तो पहले से ही सेंसिटिव हैं, और देश में कई जगहों पर देखा गया कि जब आतंकी घटनाएं हुई, आतंकियों को पकड़ा गया, तो उसके तार कहीं ना कहीं से बिहार से जुड़े हुए थे, और बिहार के इन्हीं जिलों से तार जुड़े हुए। तो स्लीपर सेल तो यहाँ है, ये तो तय है। रह गई बात कि ये जिस तरह से इनको लोग पनाह देते हैं, जिस तरह से वहां छिपे होते हैं और मौका मिलते ही घटना को अंजाम देते हैं, इसको लेकर के जो हमारे फोर्सेज हैं, जो हमारे सिक्योरिटी के जो जिनको टास्क दिया गया है, उनके कान खड़े हो कि कहीं अगर हमारा ध्यान वो उधर है, पाकिस्तान के तरफ है, और कहीं वो नेपाल के रास्ते से, बांग्लादेश के रास्ते से बिहार में प्रवेश करके और यहाँ कोई अगर बड़ी घटना को अंजाम दे देंगे, तो शायद हमारे जो सुरक्षा का ध्यान नहीं रखने की वजह से जो एक बड़ी चूक होगी, इसका खामियाजा भी भुगतना होगा, और फिर एक बार इंटेलिजेंस फेल्यूर या इनपुट के अभाव में हम लोग इसके शिकार हो जाएंगे। इसको लेकर के वो एसएसपी हो या बीएसएफ हो या जो स्थानीय पुलिस हो, सबको अलर्ट मोड में दे दिया गया है, और एयरपोर्ट को भी अलर्ट मोड में दे दिया गया है। ये तो कहीं ना कहीं से इनपुट मिला है, और उसके गवाह तो वो जो 7 लोग पकड़े गए हैं उनसे भी मिला कि आखिर ये कैसे यहाँ तक पहुंच गए, कौन सा सेफ रास्ता इनको मिला जहां से होते हुए ये बिहार में एंट्री कर गए। तो इसको लेकर के कई बार सवाल होते रहे। ये रास्ते का इस्तेमाल ये आतंकी गतिविधियों के लिए पहले से भी करते रहे, इन्फिल्ट्रेशन के लिए करते रहे, और जो हमारा जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, जहां पर वो खड़े होते हैं, जहां पर वो परमिशन देते हैं आने का, जाने का, तो बिल्कुल आपने जो अभी एक सवाल पूछा था कि चूंकि वो फर्जी उनके पास आइडेंटिटी कार्ड होते हैं, और उस फर्जी आइडेंटिटी कार्ड के बहाने पहले तो वो भारत में घुसते हैं, रास्ता उनका बिहार का होता है, और बाद में फिर यहाँ से वो राशन कार्ड या जो स्थानीयता का जो डोमेस्टिक सर्टिफिकेट वगैरह बना करके और फिर उनको वो इस्तेमाल करते हैं। तो इस बार जो स्थिति है काफी टेंस है, कोई भी घटना कभी हो सकता है, और पाकिस्तान के बारे में तो हमेशा हम लोग कहते हैं कि वो प्रॉक्सी वार में विश्वास करता है। कभी पाकिस्तान आमने सामने की लड़ाई में भारत से वो टकराने की हिम्मत नहीं की, और जब भी टकराया तो अंजाम क्या हुआ सबको पता है। बिहार एक सेफ रूट हो सकता है, बिहार उनके लिए एक ऐसा सेफ रास्ता हो सकता है जहां पर उनके लोग आके पनाह ले सकते हैं, और जैसे ही मौका मिलेगा कि नहीं अब यहाँ के जो खुफिया तंत्र है या सुरक्षा तंत्र है वो थोड़ा सा
स्थिर हुई है तो हम अपने घटनाक्रम को अंजाम देंगे। इसीलिए बिना इंटेलिजेंस इनपुट के इन 7 जिलों में इतनी तेजी के साथ एयरपोर्ट को इतनी तेजी के साथ कार्रवाई के आदेश नहीं मिले होंगे। इंटेलिजेंस इनपुट तो इनके पास होंगे, जो अभी इसको डिस्क्लोज नहीं करना चाहते हैं पब्लिक डोमेन में, ताकि अगर और लोगों को गिरफ्तार किया जा सके तो वो बच जाए या कहीं वो सेफ रास्ता ले ले। तो ये 7 जिले तो सेंसिटिव रहे ही हैं और अभी भी स्लीपर सेल वहां आपको मिल जाएंगे। जो घटना, मैं तो दरभंगा की बात कर रहा हूं कि दरभंगा में तो कुछ ऐसी जगह हैं जहां पर उनके ठिकाने को लेकर के बार बार हिदायत दी गई कि घटना गुजरात में हो, घटना मुंबई में हो, घटना दिल्ली में हो, घटना अमृतसर में हो, उसके तार यहाँ से जुड़े होते हैं। आखिर ये तार, या उत्तर प्रदेश में उसके तार यहाँ से जुड़े होते हैं, मतलब कि एक शेल्टर तो इनको यहाँ मिलता है। तो ये 7 जिलों को लेकर के केंद्र ने इनको हिदायत जरूर दी है, बिहार सरकार को इंटेलिजेंस इनपुट इनको मिला है। एसएसपी बीएसएफ को भी ये जिम्मेवारी मिली है कि जरा आप अपनी सीमाओं की सुरक्षा खड़ी कर दीजिए, कहीं इसका लाभ घुसपैठिए न उठा लें और उठा करके आतंकी को भेज करके फिर कोई बड़ी घटना का जो खामियाजा है वो इस स्टेट को न भुगतना पड़े। इसलिए आप इस पर ध्यान रखिए। देखते हैं, इनके आधार पर बहुत सारी सूचनाएं ये सार्वजनिक नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी लगता है कि अगर कुछ चाइनीज नागरिक पकड़े गए हैं जिनके पास कोई दस्तावेज नहीं है, हो सकता है कि कुछ और लोग पकड़े जाए। और नेपाल भी बहुत भरोसेमंद नहीं रहा जब से वो चाइना ने नेपाल को मदद करना शुरू कर दी है। हम इंटरनेशनल नीतियों की बात में कभी बात करेंगे विस्तार से, लेकिन नेपाल कभी आपका अभी के डेट में वो विश्वस्त साथी नहीं रहा। कहीं ना कहीं चाइना उनको उस्काते रहता है, चाइना उस रास्ते का इस्तेमाल करते रहा है और पाकिस्तान और चाइना के रिश्ते सबको पता है। तो चाइना होते हुए, नेपाल होते हुए बिहार की जमीन में प्रवेश हो सकता है, ये इस्तेमाल, ये भी उनका एक कमजोर कड़ी दिख सकता है। इसको लेकर के बिहार सरकार को आगाह किया गया होगा और इसीलिए एयरपोर्ट से लेकर के सारे लोगों को क्लब करते हुए एक टास्क दिया गया है कि आप अपने सुरक्षा चक्र को कड़ा कीजिए और अगर इनपुट है तो थोड़ी जांच बढ़ाइए ताकि कुछ और लोग पकड़े जाएं। नहीं, बिल्कुल और इनको ठीक, check and balance आप ठीक बात कह रहे हैं, लेकिन मैं महागठबंधन की बात करना चाहूंगा, एक पॉलिटिकल सवाल लेना चाहूंगा। ज्यादातर तो हमने देखा कि पॉलिटिकल कंसेंसस है, लालू यादव भी बढ़ चढ़ करके बोल रहे हैं, हिंद की सेना का समर्थन कर रहे हैं, पप्पू यादव कह रहे हैं कि बहुत सही मौका है, अब हमें पॉक हथियार लेना चाहिए, हमें पॉक अपना ले लेना चाहिए। लेकिन आज सुदामा प्रसाद का बयान आया, वो शांति की बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि पॉलिटिक्स में भी जो लोग इसका विरोध कर सकते थे वो इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि पब्लिक प्रेशर बहुत है, जन आक्रोश पाकिस्तान के खिलाफ बहुत ज्यादा है, और इसलिए इस जन आक्रोश को देखते हुए कुछ नेता जो अलग सुर में बोलने की कोशिश कर रहे हैं पर वो बोल नहीं पा रहे हैं क्योंकि जनता का सेंटिमेंट बिल्कुल देश के साथ खड़ा है, सेना के साथ बना हुआ है। हाँ ठीक है, पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश विपक्ष की जो ये पार्टियां हैं वो करने की कोशिश कर रही है। और मैंने भी देखा कुछ पोस्ट इन लोगों ने जो डाला, जो वीडियोस डाला कि आखिर ये सरकार क्यों नहीं जवाब दे रही है कि पूंछ में इतने लोग मारे जा रहे हैं, वो कौन लोग हैं। अभी भी वो शक की निगाह से भारतीय सेना को या जो कार्रवाई हो रही है उसको वो देखने और बताने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, हर देश में, हर कालखंड में ऐसे लोग रहे हैं। हिंदुस्तान के बारे में मैं बड़ी बेबाकी से कहना चाहूंगा, क्या लगता है कि इतना मजबूत राष्ट्र इतने लंबे दिनों तक गुलाम रहा, तो क्या अंदर के बिना लोगों की मदद के ये देश गुलाम रहा? कहीं ना कहीं से अंदर की ताकतें बाहरी ताकतों के साथ मिली और तभी जाकर के बाहरी ताकत को हिम्मत हुई। नहीं बिल्कुल, लेकिन एक चीज तो डॉक्टर संजय दिखा है कि मोटे तौर पर पॉलिटिकल कंसेंसस जबरदस्त तरीके से दिखा है कि लोग किस तरीके से राजनीतिक रूप से, ये मैं जहां तक देख पा रहा हूं, सर्जिकल स्ट्राइक, एरियल स्ट्राइक पे सवाल उठ रहे थे,
लेकिन इस बार ऐसा दिखा है कि विपक्ष जो बड़े नेता हैं वो सरकार के पक्ष में बयान दे रहे हैं, सरकार के साथ खड़े हैं। असुद्दीन ओवैसी जैसे नेता भी बढ़ चढ़ के पाकिस्तान के खिलाफ बयान दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये बताता है कि सिचुएशन किस तरीके से टेंस्ड है, और ऐसे मौके पर पॉलिटिशियंस एक साथ दिखाई पड़ते हैं तो देश मजबूत दिखाई पड़ता है। हमारे साथ पूर्णिया के संवाददाता भी हैं। मोहित, मैं आपसे जानना चाहूंगा, सीमावर्ती जिला है, कल मुख्यमंत्री वहां पर पहुंच रहे हैं, किस तरीके की तैयारी है, और लोग भारत और पाकिस्तान के बीच जो अभी तनाव है, लड़ाई चल रही है बॉर्डर पर, उसको देखते हुए लोग क्या कुछ कह रहे हैं, कैसा माहौल है? पूर्णिया में कल जो है मुख्यमंत्री आ रहे हैं और यहाँ पर जो है हाई लेवल की मीटिंग है, क्योंकि जो पूर्णिया का सीमांचल का जो इलाका है कुछ बांग्लादेश से टच होता है और कुछ जो है आपको नेपाल से टच होता है। नेपाल का लगभग जो है आपको 729 किलोमीटर का जो दायरा है वो नेपाल से टच हो रहा है, जो किशनगंज का इलाका है, जो अररिया का इलाका है। इन सारे जगहों पर जो है एसएसबी जो है वो पूरी तरह से मुस्तैद है और हर आने जाने वाले लोगों की जांच हो रही है। पहले जैसे पता है कि भारत और नेपाल के बीच जो है बेटी रोटी का संबंध है, पहले आसानी से लोग आ जा सकते थे, मगर अब बॉर्डर पर जो है लगातार जो है जो परिचय पत्र है उनको वो देखा जा रहा है। परिचय पत्र के बाद जो उनसे पूछा जा रहा है आप किस उद्देश्य से नेपाल जा रहे हैं, और नेपाल से आने वाले लोगों की भी जांच हो रही है और उनसे पूछताछ हो रही है। मगर सबसे बड़ा जो दिक्कत है, क्योंकि नेपाल का जो इलाका है वो खुला है और अभी जो है मक्का का सीजन है, जो ठाकुरगंज बहादुरगंज का जो एरिया और जो अररिया का एरिया है, इस एरिया में बड़े पैमाने पर जो है मक्के की खेती होती है। जिस तरह खेतों में पगडंडी का जो रास्ता होता है, इसी तरह से रास्ता जो है नेपाल और जो भारत का जो है वो बहुत जगह टच होता है। वहां पर अब जो है छोटी छोटी झोपड़ियां बना के जो एसएसबी के जवान जो है वहां तैनात हैं और हर आने जाने वाले लोगों की सघन वहाँ चेकिंग हो रही है। मगर जो हमारा एरिया है ये तो अभी जो अटैक हुआ पाकिस्तान का वो काफी दूर है, जो जम्मू है, पंजाब है, मगर हमारा सीमांचल का एरिया अभी जो इसे यहाँ अछूता है। मगर यहाँ स्लीपर सेल्स होने का सबूत धीरे धीरे जो है खुफिया एजेंसी को मिल रहा है। इस वजह से जो है चेकिंग वगैरह शुरू हो चुका है। और किशनगंज की जहां बात करें, किशनगंज से तो मात्र 23 किलोमीटर की दूरी पर बांग्लादेश है और कल ही 5 बांग्लादेशी नागरिक जो है पकड़े गए हैं यहाँ, और लगातार मूवमेंट जो है चालू है। मगर इस बीच जो बांग्लादेश जो पहले पूर्वी पाकिस्तान था और अब जो हालात है बांग्लादेश के भारत के साथ, अभी कुछ दिन पूर्व हिंसा हुई थी, आप देख ही रहे हैं कि धीरे धीरे जो है रिश्तों में जो है खटास आई है और कहीं न कहीं जो है भारत को लग रहा है कि बांग्लादेश के बॉर्डर से जो है आतंकी कुछ लोग जो है इधर आ सकते हैं। इस वजह से सारे इलाकों पर कल जो है किशनगंज के डीएम एसपी ने बीएसएफ के जो डीजीपी हैं उनसे बातचीत की, उनसे मीटिंग की, और हर जगह अभी जैसे 23 किलोमीटर की दूरी पर बांग्लादेश है तो 15 किलोमीटर दूरी पर ही जो है अब चेकिंग वगैरह शुरू हो चुका है और किसी को भी बांग्लादेश की बॉर्डर की तरफ जो है आना जाना जो मना है। और बांग्लादेश का बंगाल का जो उत्तर दिनाजपुर है, इन सब एरियो में जो है लगातार है बीएसएफ एसएसपी जो है जवान गश्ती कर रहे हैं और हर एक थाने को, जो सीमावर्ती थाना है अररिया का, किशनगंज का, उन पर जो है खुद जो है पूर्णिया के जो डीआईजी हैं पीके मंडल जी, वो लगातार जो है मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और कल मुख्यमंत्री भी आने वाले हैं, हाई लेवल की मीटिंग होगी। पहले मुख्यमंत्री जो है वो बी कोठी के डिबरा जाएंगे जहाँ की 8 लोगों की वहां दुर्घटना में मौत हुई थी। वहां से आने के बाद जो है पूर्णिया में सभी जिलों के एसपी डीएम के साथ जो है हाई लेवल मीटिंग करेंगे। उनके साथ जो है बिहार के जो आला अधिकारी हैं, मुख्य सचिव हैं, वो भी रहेंगे पूर्णिया में मौजूद कल। चलिए, तो पूर्णिया में मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं और निश्चित तौर पर सीमावर्ती जिले की वजह से मुख्यमंत्री मीटिंग करेंगे और हमारा बॉर्डर जो बांग्लादेश और नेपाल से सटा हुआ है वहां बहुत ज़्यादा विजिलेंट रहने की क्यों ज़रूरत है, इस बारे में आप लोगों ने बताया। पर एक चीज़ डॉक्टर संजय मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगा कि जिस तरह की राजनीति हम पहले देखते थे कि अगर इस तरह की कोई बात होती थी तो बहुत ज़्यादा राजनीति होता था। ये ठीक है, सरकार के पक्ष में भले ही विपक्ष ना बोले, लेकिन सेना के साथ विपक्ष खड़ा दिखाई पड़ रही है। आप देखें तो तमाम नेता
वो सेना के विरोध में कुछ नहीं बोल रहे हैं। और अगर आप देखें, चाहे वो किसी भी पार्टी के नेता हो, हाँ, आज सुदामा प्रसाद ने थोड़ा जरूर बोला कि शांति बहाल होना चाहिए, बात करनी चाहिए, तो शायद उनको पता नहीं होगा, या जिन लोगों का इतिहास खून से पटा पड़ा है, वो लोग जब शांति की बात करते हैं तो हैरानी होती है। उनको ये समझना चाहिए कि कितने दशकों से भारत शांति की ही बात करता रहा है। लेकिन अगर आप मोटे तौर पर देखें तो राजनीतिक रूप से भी हम एक देखे हैं, और जिस तरीके से मुस्लिम से भी आवाज उठी है, मुसलमान समाज से भी, और उससे ये दिखा है कि पूरा भारत एक है, तो आप इसको कैसे देखते हैं? नहीं, एकता तो दिख रही है और इससे सेना का मनोबल जो है वो बढ़ता है। और बार बार मैंने देखा कि कई जो आर्मी के जनरल थे, चाहे वो रिटायर हों चाहे अभी वर्तमान में हों, उन्होंने कहा कि अगर पार्टियां मनोबल बढ़ाती हैं, ठीक है, वो सत्ता में हों विपक्ष में हों, तो इससे सेना का मनोबल बढ़ता है। और ये जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं ये भी समझती हैं कि जनता का मिजाज क्या है। तो भाई देश पर बार बार हमले हो रहे हैं, उरी हो गया, बालाकोट हो गया, पहलगांव हो गया, कब तक चुप रहा जाए भाई, कब तक युद्ध को टाला जाए? तो अगर वो स्थिति है कि भाई बार बार पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से जिस तरह से ये भारत की धरती को लाल करके और चला जा रहा है, तो इसको लेकर के यहाँ की जनता का मिजाज जो है वो बिल्कुल बदला हुआ है। और विपक्ष भी इस बात को समझ रही है कि नहीं, इस बार उसको सबक सिखाना जरूरी है। सर्वदलीय बैठक भी हुई, उसमें भी जो उनके विरोधी दल के नेता थे उन्होंने भी आकर के कहा कि बिल्कुल सेना के हर निर्णय के मैं साथ हूँ, सरकार के निर्णय के साथ मैं हूँ। तो सरकार और सेना के साथ साथ देना ये वक्त की नजाकत है। और बिल्कुल आपने सही कहा कि ओवैसी साहब जो बराबर वो कटघरे में खड़ा करते थे, उन्होंने जिस तरह से जिस मुखरता के साथ आकर के बोला, तो लोगों को लग रहा है कि अगर जरा सा भी हम कुछ अभी इस तरह के गतिविधियों के बाद हम कोई ऐसी बात करेंगे तो दांव उल्टे पड़ जाएंगे। इसीलिए वो सेना के साथ, देश के साथ और खास करके उन शहीदों के साथ जिनके खून से ये धरती लाल कर दी गई पहलगांव में, उनके साथ ये लोग खड़े देख रहे हैं। मैं मानता हूं कि एक सकारात्मक संदेश है। बिल्कुल आपने सही कहा कि पहले भी जो घटनाएं होती थी उसमें सबकी सुई इनकी अपनी ही व्यवस्था पर हो जाती थी, अपने ही देश की सरकार पर होती थी। लेकिन इस बार की एकजुटता थोड़ा अलग तस्वीर दिखा रही है। अलग तस्वीर दिखाने की वजह है सेना के शौर्य पर इनको भरोसा है, और इनको लगता है कि नहीं, उस राष्ट्र को जिसने बार बार हमें आकर के अपने नापाक हरकतों से, कायराना हरकतों से हमें परेशान किया, उसको जवाब तो मिलनी चाहिए। और कल की तस्वीर तो आपने भी देखी होगी कि कैसे इन जो आतंकियों को जो दफनाया जा रहा था, वहां पर सेना के जवान खड़े हैं पाकिस्तान के, तो भाई हद हो गई। पूरा विश्व ने उस तस्वीर को देखा, उनके जनाजे में जाकर के ये खड़े थे और जिस तरह का ये मौन धारण किए हुए थे, तो ये तो लग ही रहा था ना कि आतंक की फैक्ट्री कहाँ है। तो आतंक की फैक्ट्री जो देश बनी हुई है, वहां पर फिर लोग पक्ष और विपक्ष बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे साथ डॉक्टर भूषण दीवान भी जुड़ गए हैं। 1971 की लड़ाई में इन्होंने हिस्सा लिया था। मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि देश जिस तरीके से एकजुट दिख रहा है, आप देख रहे हैं, चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी संप्रदाय का हो, वो बिल्कुल एकजुट दिख रहा है। और वो कह रहा है पाकिस्तान को सबक सिखाओ। यहां तक कि असुद्दीन ओवैसी भी जितना आगे बढ़ कर के बोल रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ, वो निश्चित तौर पर सोशल मीडिया में हीरो के तौर पर दिखाई पड़ रहे हैं। मैं आपसे एक सवाल ये पूछना चाहूंगा कि 71 की तुलना में देश ज्यादा एकजुट दिखाई पड़ता है, हमारा लोकतंत्र ज्यादा मैच्योर्ड दिखाई पड़ता है, हम ज्यादा ताकतवर तो हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हम जिस तरीके से एक भाषा बोल रहे हैं, जिस तरीके से हम पाकिस्तान के खिलाफ एक जुबान में बात कर रहे हैं, चाहे पॉलिटिकल पार्टीज हों, चाहे किसी भी धर्म, रिलीजन, स्टेट के लोग हों, ये क्या बताता, आपकी नज़रों में क्या फर्क दिख रहा है 71 और अब में, या पहले जज्बा ज्यादा था अब कम है? कैसे देखते हैं आप? पंकज जी, जैसे ही तरक्की होती है आदमी की, इंसान की, समाज की, तो खुद में सीमित होता चला जाता है।
जैसे हमारे देश, उदाहरण, हमारे देश में न्यूक्लियर फैमिलीज बढ़ रही हैं, जॉइंट फैमिलीज खत्म हो रही हैं। क्यों? कंज्यूमरिज्म के जमाने में हर कोई पैसे के पीछे लगा है। उसके चलते देखा जाए तो हमारे देश में जो 71 में जज्बा था, अंदर से जो जज्बा था वो ज्यादा था। तो बीच में अभी ये जो वाकया हुआ है 22 अप्रैल का, जिसमें मुल्ला आसिम मलिक ने हमें एक प्लेट में मौका दिया है। क्या मौका दिया है? रियासत मदीना, रियासत पाकिस्तान, हम पाक हैं, हिंदू ना पाक है, कलमा पढ़ सकते हो नहीं तो गोली खाओगे। देखिए इससे क्या हुआ है, 100 करोड़ हिंदू जागा है। सिर्फ रे मुसलमान कुछ हैं, वो उनकी नजरों में शायद उनके नक्शे कदम पे अभी भी चलेंगे। मेरे को एक वीडियो आया है, मुजफ्फरनगर में रात को एक हिंदू होटल बंद करके जा रहा था 10:30 बजे। उसको रास्ते में कुछ सिर्फ रे मुसलमानों ने रोक लिया। यार तुम कौन हो, क्या नाम है तुम्हारा, हिंदू हो? तुम्हें देखा नहीं क्या हुआ पहलगाम में? कहना मैं ये चाहता हूं, अभी 100 करोड़ लोगों को पता लग गया है, शायद मुसलमान जो 25 करोड़ हैं हमारे भाई हैं उनको भी पता लग गया है, तो वो जुड़ाव ज्यादा है। पर ये जो मैसेज हुआ है, हर 6 महीने तो टेररिस्ट आते ही थे, पर ये जो संदेश गया है निहत्थों पे वार करना, जो हमास ने किया 7 अक्टूबर को, इससे देश में एक लहर गई है। और इसमें कब सारे नहीं, तो ये मैं कहता हूं आसिम मुनीर ने प्लेट में ब्लैंक चेक दिया है। अगर हम इतनी मोटी कार्रवाई क्यों कर पा रहे हैं? मैं अभी भी कह रहा हूं, मैं देख रहा हूं कई लीडर अभी भी कह रहे हैं, मैं बॉम्बे में रहता हूं, राज ठाकरे कह रहा है ऑपरेशन सिंदूर गलत है। आप समझे? मतलब पॉलिटिकल रोटियां सेकने के लिए ये लोग बिफर जाते हैं। तो ये जो है ये अभी बिफरेंगे नहीं। और ये जो है जो मौका हमको दिया है, तो ये पाकिस्तान उनमें से नहीं है जो हमारे बालाकोट उरी से सीख ले। बालाकोट अभी पाकिस्तान को 1971 की तरह 4-5 टुकड़ों में बंटने को तैयार है पाकिस्तान। हम सब जानते हैं, गरीबी गुर्बत की वजह से, और उनका भी हम धीरे धीरे हलाल कर रहे हैं। हम लोग धीरे धीरे पानी बंद किया, उसके बाद इकोनॉमिक ब्लॉकेट किया, फिर वो उनका पास 4 दिन के तो खाली आर्मामेंट है और 7 दिन का पेट्रोल है। तो ये हलाल वाली बातें हमने, और 6-7 रात क्या किया, एक रिस्पॉन्सिबल जिम्मेवार देश की तरह खाली टेररिस्ट पे अटैक किया। पर वो मानने वाले नहीं है। मानने वाले क्यों नहीं है? मैं बताता हूं बिल्कुल आपको। बिल्कुल। तो आपने एकदम साफ कर दिया। सवाल यही है कि जिस तरीके से राज्य अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है और बिहार में भी सीमावर्ती जिलों में जो हाई अलर्ट है, उसका बहुत साफ मतलब है कि आईएसआई इन सीमावर्ती जिलों के जरिए किसी भी तरीके से आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम नहीं दे सके। बाकी जहां तक देश के स्तर पर है तो हमारी सरकार, हमारी सेना पूरे मुस्तैदी से पाकिस्तान से लड़ रही है। और हम उम्मीद करते हैं कि एक जिम्मेदार नागरिक की तरह हम जितने भी लोग हैं वो अपने देश के साथ खड़े रहें और अपने जिम्मेदारियों का पूरे तरीके से निर्वाह करें। खास तौर पर कुछ एडवाइजरी भी जारी किया गया है कि सोशल मीडिया पर या अपने अलग अलग प्लेटफॉर्म पर, सोशल प्लेटफॉर्म पर रियल टाइम लोकेशन सोल्जर्स के मूवमेंट का वो बिल्कुल नहीं डालें, रिपोर्टिंग बिल्कुल नहीं करें। आपके इलाके में अगर सेना गुजर रही है तो आप बिल्कुल फोटो मत खींचें, बिल्कुल वीडियो मत बनाएं और उसको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नहीं डालें। तो बिहार की बात में इतना ही। डॉक्टर संजय कुमार, डॉक्टर भूषण दीवान, हमारे संवाददाता मोहित पंडित, लव कुमार, आप सभी लोगों का बिहार की बात में शिरकत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो बिहार की बात में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए TV9। धन्यवाद, नमस्कार।